रेलिवेंसी ऑफ एविडेंस और कंसिडरेबल एविडेंस और एडमिसिबल एविडेंस, ये तीन पार्ट में है। एडमिसिबल एविडेंस जिसको हम कन्विक्शन का आधार या एक्विटल का आधार बना सकते थे, उसके लिए सेवरल जो है प्रोनाउंसमेंट आ गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अब हमारे पास जो है कोई ऐसा तो एक्ट था नहीं जिसको जो है इंट्रोड्यूस करें हम लोग बार बार। इंट्रोड्यूस करने पर इतना अधिक अमेंडमेंट्स हो जाता, इतना अधिक उसमें बदलाव आ जाता कि ओरिजिनल शेप अपना खो देता। तो चेंजेस यही है एक्चुअली। फर्स्ट चेंजेस तो ये आया कि जब आप इंडियन पेनल कोड जो 1968 का प्रोनाउंसमेंट था, बीच बीच में जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें आप देखिएगा तो कॉलोनियल मतलब हम किसी के गुलाम थे, अंग्रेजों का इनेक्ट किया हुआ एक्ट था ये। और जब आप देखिएगा तो कॉलोनियल लॉ की जो है इसमें आती थी, चाहे एविडेंस एक्ट हो, यूनाइटेड किंगडम का जो के वर्ड्स आते थे, ठगी जो कभी का खत्म हो चुका, आज भी इंडियन पेनल कोड में जो है प्रोविजन था। तो इसको कुछ को जोड़ना और कुछ को हटाना बहुत ही जरूरी था। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा जो है बीएनएस इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें जो है कुछ नए ऑफेंसेस जो है इंट्रोड्यूस किए गए, जो ओल्ड जो मिथ में आए थे। अब जैसे आपको पता होगा 303 आईपी से अगर कोई डेथ इम्पीचमेंट काट रहा है, काटने के बाद सजा काट रहा है, उसी दौरान फिर से किसी का मर्डर कर दिया और ऑफेंस प्रूफ हो गया, तो अल्टीमेट फांसी की सजा थी। तो ये बिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बहुत पहले इस सेक्शन को 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था, लेकिन इंस्पाइट ऑफ डेट वो आईपीसी का पार्ट था, अभी डिलीट नहीं किया गया था। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोविजंस थे जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब एक मैं आपको बता रहा हूँ एविडेंस एक्ट का, जैसे को एकम्प्लिस वर्ड में 133 एविडेंस एक्ट और 114 दो का जो है कॉन्फ्लिक्टिंग था। एक कहता था कि कोरोबोरेटेड टेस्टिमोनी के आधार पर को एकम्प्लिस कहते किसे, को एकम्प्लिस हुआ कि अगर मान लीजिए एक ही ऑफेंस को बहुत लोग मिलकर करते हैं, जो आप ईडी के केसेस में, सीआईबी के केसेस, सीबीआई के केसेस में बैक पार्टनर मिलता है 306 आईपीसी के तहत, और वो जो है चूंकि में ऑफेंडर रहते हैं, क्राइम में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक जगह 133 बोलता था कि हम जो है अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमोनी में कोई कंप्लीस के एविडेंस को जो स्टेटमेंट को आधार बनाते हुए कन्विक्शन कर सकते हैं। 114 जो है वो प्रज्यूम करता था कि नहीं, कोर्ट चाहे अगर तो कोऑपरेशन का डिमांड कर सकता है। अब तक देयर आर द कन्फ्लिक्टिंग लॉ। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध जजमेंट आया डॉक्टर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। ये चूंकि 133 और 114 एविडेंस है, ये दोनों के एक दूसरे के विरोधाभासी थे। डॉक्टर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये जजमेंट आया कि एक्चुअली हुआ क्या था कि नरबली लड़कियों की चलाई गई थी। नरबली जानते ही हैं, हिडन प्लेस में होता है, ले जाते हैं काली मंदिर के सामने जो है गला काट दिया गया था और 6 लड़कियों की बलि चढ़ा दी गई थी। एविडेंस कुछ था नहीं उस समय, हमारा साइंटिफिक एविडेंस इतना इम्प्रूव नहीं था। आपको टावर लोकेशन, मोबाइल का जमाना था नहीं कि हम कोरोबरेशन जो है बाय वे ऑफ साइंटिफिक एविडेंस से ला सके। तो उसमें क्या हुआ कि जो 2 किलर थे, तांत्रिक के जो 2 सहयोगी थे, उनको जो है बैक पार्टन करके जो है उनको सरकारी गवाह बनाया गया और उन्हीं के एविडेंस को, उन्हीं के स्टेटमेंट को एविडेंस मानते हुए कन्विक्शन कर दिया गया। मैटर गया ऊपर अपेक्स कोर्ट तक गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक ऐसे पर्सन के एविडेंस को बिलीव करके, जिसने खुद 2 लड़कियों का जो है नरसंहार किया, गला काटा, बलि चढ़ाया, उसके टेस्टिमोनी को बिलीव करके हम कैसे कन्विक्शन कर दें जो खुद कल्प्रिट है। और सारे के सारे एक्यूज को एक्विटल कर दिया। लेकिन ये कंट्रोवर्सी आज तक बरकरार थी। क्या हम बैक पार्टन के एक्यूज के स्टेटमेंट बना को कन्विक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कोरोबरेशन का डिमांड पैरामाउंट लॉ हो गया जब 2-3 जजमेंट इस पॉइंट पर अपेक्स कोर्ट के आए कि नहीं, हम कोरोबरेशन लेंगे ही, हम अनटेस्टिमोनी एविडेंस के आधार पर कोई कंप्लीट के एविडेंस के आधार पर कन्विक्शन नहीं करेंगे। लेकिन रूल ऑफ लॉ जो फंडामेंटल लॉ था वो उसी तरह रह गया। नए एविडेंस एक्ट में इसमें करेक्शन किया गया और कह दिया गया कि नहीं, कोरोबरेशन का डिमांड होगा। अब ये कोरोबरेशन किस एक्सटेंट तक होगा, ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का सब्जेक्ट मैटर है, ये तो कोडिफाई करेगा नहीं। कोरोबरेशन होता है कि सर्टेन पार्टिकुलर्स, इंटायर एविडेंस का कोरोबरेशन जरूरी नहीं है, सर्टेन पार्ट पर कोरोबरेशन हो जो ये इंडिकेट कर रहा हो कि कोई कॉम्प्लेक्स का एविडेंस सही है और जो रियल एविडेंस के आधार पर हम जो है मेन कल्प्रिट को सजा दे सकते हैं।
तो इसी तरह अगर हम आगे बढ़े, आप देखिए जैसे जैसे समाज बढ़ता रहता है, समाज की उन्नति होती है, तो ऑफेंस करने के मोड भी जो है चेंजेस होते रहते हैं। बीइंग ए लॉयर, मैं जब प्रोसिक्यूटर होता हूं तो मैं कहता हूं कि सर ये पर्सन जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्रिमिनल इंसिडेंट है। आप कहते हैं कि सर सब में बेल आउट है, सर माफ कर दिया, डिस्कशन होता है कोर्ट का। अब नए सीआरपीसी में अब आदमी का देखिए, आजकल के जमाने में जो मोड ऑफ ऑफेंसेस हुए, साइबर क्राइम हो गया, गैंग्स जो स्टेब्लिश हो गए, ऑर्गेनाइज क्राइम्स का जमाना आ गया। इसमें एक पर्सनालिटी, एक पर्सन का पर्सनालिटी वीपन के रूप में काम आता है। सपोजिंग मैं बहुत बिग क्रिमिनल हूं, अरे मुझे वीपन चलाने का यूज करने का जरूरत ही नहीं है। मैं पीओ, बेल ऑफेंडर और जो ऑर्गेनाइज गैंग स्टार्स हैं उन सबका ट्रायल ये सेक्शन में ट्रायल्स होता था। तो उसके लिए जो है ऑर्गेनाइज सिंडिकेट एंड क्राइम्स का सेक्शन 111 जो जोड़ा गया। अभी सेक्शन 111 को इंडियन पेनल कोड ने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सोचिए कितना फाइटिंग था, इन क्रिमिनल से लड़ना बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही चैलेंजिंग था। हम और आप डिफेंस का काम करते हैं, मैं प्रोसिक्यूशन का काम करता हूं, जजमेंट डिलीवरी करते हैं, लेकिन सभी आफ्टर ऑल तो समाज के ही पार्ट है ना। क्राइम को रोकना, भयमुक्त समाज की स्थापना करना, यही तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का डिमांड है। हाँ, बॉयज वर्क है, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूं। कोर्ट भावना में बहकर तो कन्विक्शन करेगा नहीं, उनको भी एविडेंस चाहिए। तो